अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज दूसरा लेसन है पीएचपी के बेसिक प्रोजेक्ट का। हम अकाउंटिंग का एक बेसिक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं पीएचपी के अंदर। ये इस सीरीज़ का दूसरा लेसन है। हमने प्रीवियस लेसन में इनिशियलाइज करना सीखा था अपने पीएचपी के प्रोजेक्ट को। आज हम उसको आगे मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। मज़ीद आगे चलने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि पीएचपी के प्रोजेक्ट के दौरान आपको एक तो डिबगिंग की ज़रूरत होती है। डिबगिंग क्या होती है कि काम करने के दौरान आपको देखना होता है कि आपका जो पीएचपी स्क्रिप्ट है वो कितनी मेमोरी यूटिलाइज़ कर रहा है, या उसके अंदर कौन सी ऐसी कमांड है, कौन सी स्टेटमेंट है जहाँ पे आपकी मेमोरी ज़्यादा लग रही है या वक्त ज़्यादा लग रहा है। इसके लिए आपको पीएचपी की लाइब्रेरीज़ होती हैं। वो लाइब्रेरीज़ का हम इस्तेमाल करके तो पीएचपी की डिबगिंग अपनी एप्लीकेशन के अंदर ऑन कर लेते हैं ताकि ड्यूरिंग डेवलपमेंट हम उसको देख सकें। तो उसके लिए जो मैंने लाइब्रेरी सेलेक्ट की है उसका नाम है मैक्सिमम डिबगर। इस नाम से मैक्सिमम बी एफ डिबगर। ये इसको मैं अगर गूगल पे सर्च करूं तो ये सबसे पहले गिटहब पे इसकी रिपोजिटरी आ जाएगी, और इसका सारा तरीका कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। ये इसका स्क्रीनशॉट है कि पेज के बॉटम पे इस तरह से एक वो डिबग बार बन जाती है जिसमें आपको नज़र आता है कि इस स्क्रिप्ट ने कितने मिलीसेकंड कितनी मेमोरी यूटिलाइज़ की है, और मैसेजेस भी आप इसके अंदर शो करवा सकते हैं। मैं ये लाइब्रेरी इनेबल करता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल करने का तरीका, कंपोज़र की कमांड आपको नज़र आ जाएगी। ये कंपोज़र की कमांड मैं अपनी इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करता हूँ। ये चूँकि मैं पीएचपी स्टोर का आईडीई एडिटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरी जो कमांड लाइन है वो मुझे डायरेक्टली यहाँ पे मैसर हो जाती है, जहाँ पे बैठ के मैं कंपोज़र की कमांड्स अपने प्रोजेक्ट के रूट फ़ोल्डर पे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। वगरना मैं आपकी आसानी के लिए मैं वो पाथ ओपन करता हूँ विंडोज़ के एक्सप्लोरर में, और कमांड प्रॉम्प्ट, ये विंडोज़ का एक्सप्लोरर ओपन हो गया और कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ बैठ के इसको ओपन करता हूँ। अब ये कमांड प्रॉम्प्ट मेरे प्रोजेक्ट के रूट फोल्डर पे है। यहाँ पे मैं ये कमांड दोबारा लगाता हूँ, कॉपी करता हूँ और ये कमांड लगा देता हूँ। इस कमांड के बाद आप देखेंगे कि कंपोज़र डॉट जेसन में इस लाइब्रेरी का इजाफा हो गया। दूसरा, आप आपकी जो वेंडर फोल्डर है उसके अंदर भी ये फ़ाइल, इसकी फ़ाइलें डाउनलोड होकर ओपन हो गई हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका, आप इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाएं। ये इन्होंने बताया है कि आपने ऑटो लोड ओपन कर इंक्लूड करनी है, जो कि हमारी आईएनआईटी में आप देख सकते हैं ऑटो लोड ऑटोमेट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने ये यूज़ करना है। ये कमांड मैं कॉपी करता हूँ और ये यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद ये दो वेरिएबल्स इन्होंने बताए हुए हैं, इनको इस्तेमाल करना है, और वो डेफिनेटली ऑटो लोड के बाद, क्योंकि ऑटो लोड डॉट पी एच पी इंक्लूड होगी तो ये लाइब्रेरी इनेबल्ड होगी। उसके बाद उन्होंने बताया कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई मैसेज अगर आपने भेजना है वो भेज सकते हैं। मैं फ़िलहाल इस मैसेज को नहीं भेज रहा। दूसरा, हेडर में ये कोड्स दिए हैं, वो कहते हैं कि आप इनको इंक्लूड कर लीजिए, और बॉडी में ये कोड्स दिए हैं, वो कहते हैं आप इनको इंक्लूड कर लीजिए। इसके लिए मैं अपनी इंडेक्स डॉट पी एच पी ओपन करता हूँ। इसके अंदर मैंने ये हेडर में कोड लगा दिए, यही वाले एग्जैक्ट कॉपी करके पेस्ट कर दिए, और दूसरे ये कोड्स इसके फुटर में लगा दिए। इसको मैं जब रन करता हूँ, ये देखें, इस पेज के फुटर में देखें ये एक बार बन गई है, और ये पीएचपी डिबगर ऑन हो गया है मेरे प्रोजेक्ट के अंदर। इसमें देखें, इसने बताया कि 1 MB मेमोरी यूज़ हुई है, इतने मिली सेकेंड इस पेज को एग्जीक्यूट होने में लगे हैं। एक कमांड थी जो मैंने ये एक्सक्लूड कर दी थी, ये मैसेज वाली। इससे होता क्या है ये देखें, कॉपी, मैं ये भी यहाँ लगाता हूँ, लेट्स सी इसका क्या रिज़ल्ट होता है। इसके अंदर लिखा हुआ है मैसेज हेलो वर्ल्ड, पहले से मैंने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किया। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें, ये मैसेज आपको डिबग बार में नज़र आएगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि कोई पेज एग्जीक्यूट होता है तो उस एग्जीक्यूशन के दौरान डाटे को आपने व्यू करना हो। आगे चल के आप देखेंगे कि मैं वक्तन फ़वक्तन इस
डिबग बार का इस्तेमाल करता रहूँगा मुख्तलिफ़ कामों के लिए। इसको मैं मिनिमाइज़ कर सकता हूँ या बंद कर सकता हूँ। ये आइकन फिर भी रहेगा, इस पर क्लिक करके फिर दोबारा ओपन कर सकते हैं। मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अच्छा, ये जो मैसेज है, ये शो करवाने का जो सिंटेक्स है, ये लंबा है। मैंने इसके लिए functions डॉट php में एक ये बनाया है, फंक्शन बनाया है अपना हेल्पर। उसका नाम डिबग रख दिया। ये जो डिबग बार का वेरिएबल है जो मैंने init में यहाँ पे ये बनाया था, डिबग बार का वेरिएबल, वो मैंने ग्लोबल करके इस्तेमाल में किया। अच्छा, ये क्यों होता है? क्योंकि मैं इस फंक्शन के अंदर हूँ। इस फंक्शन में मैं सिर्फ वही वेरिएबल्स इस्तेमाल कर सकता हूँ जो वेरिएबल्स मैंने इसके अंदर डिक्लेयर किए हैं। क्योंकि ये वेरिएबल मैंने इसके अंदर डिक्लेयर नहीं किया, बाहर डिक्लेयर किया है, इसलिए इसको इस्तेमाल में लाने के लिए मुझे ग्लोबल और उस वेरिएबल का नाम लिखना होगा, और अब मैं उसको अपने इस फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब मेरा ये फंक्शन तैयार हो गया, फंक्शन डिबग। अब मैं यहाँ पे अपनी इंडेक्स डॉट पी के अंदर, मैं बजाय ये इतना लंबा तरीका लिखने के, मैं डिबग था फंक्शन और माई फर्स्ट पी बेसिक प्रोजेक्ट, जो भी मैसेज मैंने देना है वो मैं इंक्लूड करता हूँ। देखें, आप रिफ़्रेश करें तो ये मैसेज के अंदर जो भी मैंने दिया है, तो मेरा एक शॉर्ट हेल्पर फंक्शन बन गया जिसको मैं अपनी एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर सकता हूँ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ देखें, जैसे कि मैंने बताया फंक्शंस डॉट पी में अगर मैं ग्लोबल इसको कमेंट कर देता हूँ, मैं इसको ग्लोबल से इंक्लूड नहीं करता, तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा? एरर, अनडिफाइंड वेरिएबल डिबग बार। क्योंकि फंक्शन के अंदर इस वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया गया, तो ये वेरिएबल इस्तेमाल में भी नहीं लाया जा सकता, इसलिए इसको ग्लोबल में लाना लाजमी है। ये देखें, दोबारा से ये इस्तेमाल में आ गया। ये एक लाइब्रेरी थी डिबग बार के नाम से, जिसको हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन में इंक्लूड कर लिया। जी, मेरी नेक्स्ट जो लाइब्रेरी है पीएचपी की, वो भी बहुत हेल्पफुल लाइब्रेरी है। उसका नाम है सिम्फनी वेरिएबल डंपर। मैंने आपने देखा होगा कि मैं इंडेक्स डॉट पीएचपी में आपको दिखाता हूँ कि मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, अरे कोई भी, उसके अंदर कुछ भी लिख लेता हूँ, नेम और जेंडर, सिटी, इस तरह की कोई भी चीज़ें। अब इसको मैं वेरिएबल को शो करवाने के लिए प्रिंट आर इस्तेमाल करता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये अरे, थोड़ा सा मैं मज़ीद इसको बेहतर करूँ तो मैं प्री का टैग लगा लेता हूँ। इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये थोड़ा बेहतर हो जाएगा, मगर फिर भी ये उतना अच्छा डाटा डिस्प्ले नहीं करवाता जितना बाज़ औक़ात एक डेवलपर को ज़रूरत पड़ जाती है। क्योंकि बाज़ औक़ात डेवलपर के पास ये डाटा ज़रा बड़ी तादाद में और नेस्टेड अरे की शक्ल में होता है, और आपने ये देखना होता है कि इस अरे में कितने एलिमेंट हैं, हर अरे में कितने एलिमेंट्स हैं। डेटाबेस का जो डाटा होता है उसको आप लोगों ने बाज़ औक़ात मैनिपुलेट करना होता है, तो ये क्विकली आपको उतना अच्छा व्यू नहीं दे सकता। इसके लिए पीएचपी की एक बेहतरीन लाइब्रेरी है जिसको मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, उसका नाम है सिम्फनी वेरिएबल डंपर। ये आप देख रहे हैं, और बहुत आसान है। इसको आपने सिर्फ ये करना है, इसको इंस्टॉल करने के लिए कंपोज़र रिक्वायर और सिम्फनी /var/डंपर ये इंस्टॉल कर लें, और फिर इस लाइब्रेरी का मैजिक देखें। ये हो गई इंस्टॉल। आपने जहाँ प्रिंट आर किया था वहाँ पे आप सिर्फ ये फंक्शन यूज़ करें, डंप, दैट्स ऑल। अब ज़रा इसका रिज़ल्ट देखें, ये देखें कितने अच्छे तरीके से उसने बताया कि ये अरे है जिसके 3 एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स में क्या क्या डाटा स्टोर है। आप आगे चल के देखेंगे कि डेटाबेस के डाटे को जब हमने डंप करवाना होगा, शो करवाना होगा, तो उसके लिए ये बेहतरीन टूल है। अच्छा, इसमें 2 फंक्शन हैं, एक डंप और एक डंप एंड डाई। यानी इस वक्त आप देखें कि डंप के बाद अगर मैं कोई ये स्टेटमेंट इस्तेमाल करता हूँ तो डंप के बाद वो स्टेटमेंट चलेगी, यानी आगे जो कुछ भी होगा वो चलेगा। अगर मैं यहाँ पे डी कर देता हूँ, डंप एंड डाई, तो क्या होगा कि डंप के बाद आगे कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये 2
मेथड, हेल्पर मेथड, ये वाली लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड करती है। ये बेहतरीन, इस सिलसिले में बेहतरीन किस्म की लाइब्रेरी है। ये भी हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड कर ली है। नेक्स्ट हमारी लाइब्रेरी है डेटाबेस की कनेक्टिविटी की लाइब्रेरी। डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए जो लाइब्रेरी मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ उसका नाम है एलोक्वेंट, और वो लाइब्रेरी इस वक्त लारावेल के अंदर बिल्ट इन है। मैं उसको अपने इस कस्टम पीएचपी प्रोजेक्ट के अंदर, कस्टम बेसिक पीएचपी प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल करूँगा। फिर आप उसका मैजिक देखिएगा कि वो किस तरीके से एक डेवलपर की हेल्प करती है। उस लाइब्रेरी का नाम है इल्यूमिनेट डेटाबेस, इस नाम से, इल्यूमिनेट डेटाबेस। इसको आप कंपोज़र में जाएं, कंपोज़र, रिक्वायर, इल्यूमिनेट डेटाबेस। ये देखें, ये लाइब्रेरी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये इंस्टॉल हो जाए। इसकी हम इतनी देर में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का पेज, क्योंकि इसको कॉन्फ़िगर करना थोड़ा सा एडवांस है, हम वो ओपन करते हैं। ये इन्होंने बताया कि जी ये लाइब्रेरी है। अच्छा, इसको, ये सारे कोड्स जो इसके कॉन्फ़िगर करने के हैं वो मैं INIT के अंदर यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा, इससे नीचे। अच्छा जी, कैप्सूल इज इक्वल टू न्यू कैप्सूल, और ये वेरिएबल पहले ये यूज़ करवाना है ऊपर। अच्छा, इसको मैं अपनी आसानी के लिए मैं इसका नाम कैप्सूल नहीं, DB रख देता हूँ, डेटाबेस। यानी ये जो लाइब्रेरी है इसको इसका मैंने एलियस बनाया है DB। मैंने DB, उन्होंने अपनी एग्जांपल में कैप्सूल बनाया है, मैं इससे कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैंने DB बना दिया, मैं ताकि इसको DB को ही आगे इस्तेमाल कर सकूँ। इसको मैं डायरेक्ट भी इस कॉन्स्टेंट को यूज़ कर सकूँगा, मैं आगे आपको बताऊँगा। फिर उन्होंने एक वेरिएबल बनाया है कैप्सूल अंडरस्कोर न्यू DB। मैं इसको आसानी के लिए मैं इसको DB कनेक्शन, और न्यू कैप्सूल नहीं, न्यू DB, इस तरह बनाऊँगा। फिर ये वेरिएबल है, इसको कॉपी किया, और मैं ये कैप्सूल को यकीनन DB कनेक्शन से रिप्लेस करूँगा। ऐड कनेक्शन, यहाँ पे होस्ट, आपको याद होगा कि हमने लेसन 1 के अंदर कॉन्फ़िग में होस्ट और ये सारी चीज़ें, मैं एक दफ़ा दिखा भी दूँ। कॉन्फ़िग के फ़ोल्डर के अंदर db.php, इसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन, डेटाबेस, यूज़र नेम, पासवर्ड, करैक्टर सेट मौजूद हैं। इसी को मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज़ करते वक्त यूज़ करना है। यानी कॉन्फ़िग में जो भी चीज़ होगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगी। पासवर्ड और करैक्टर सेट भी हमने वहाँ दिया हुआ है, वो भी हम लोग उठा लेते हैं। बाकी ये चीज़ें ज़रूरत नहीं, इसको हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं। अच्छा, इतना ज़रा रिफ़्रेश करके देखते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। रिफ़्रेश, बिल्कुल ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, ये इवेंट्स होते हैं डेटाबेस के, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चला जाता है। मैं यहाँ पे इसको इनेबल नहीं कर रहा। ये आप देख सकते हैं, इसके आगे लिखा है कि ये ऑप्शनल है। मैं फ़िलहाल, क्योंकि हमारा बिल्कुल बेसिक लेवल का PHP प्रोजेक्ट है, तो अभी ये समझ नहीं आएगी जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे लोग काम कर रहे हैं। मैं फ़िलहाल इसको छोड़ रहा हूँ। नीचे की जो 2 कमांड्स हैं इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इस कैप्सूल को मैं DB कनेक्शन से रिप्लेस करता हूँ। अच्छा, देखिए ये कमांड क्यों है, ये उन्होंने कमेंट में बताया भी है कि मेक दिस कैप्सूल इंस्टेंस अवेलेबल ग्लोबली वाया स्टैटिक मेथड। और ये यानी आप अपनी किसी भी क्लास में, किसी भी दूसरी जगह पे आप ग्लोबली अपने इस डेटाबेस के कनेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इनेबल करने के लिए ये वाला मेथड उन्होंने दिया है। नेक्स्ट है सेटअप एलोक्वेंट ORM ऑप्शनल अनलेस यू हैव यूज्ड सेंट इवेंट डिस्पैचर। अच्छा, एलोक्वेंट ORM बूट एलोक्वेंट, हाँ जी, ये भी लाजमी है इनिशलाइज करने के लिए। बहुत सारे फीचर हैं जो इसके बगैर काम नहीं करते। मुझे सच्ची बात है इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं पता, मैंने कभी इसको देखा ही नहीं है। मज़ीद अगर मुझे मालूमात हुई तो मैं आपको बता दूंगा। इतना हम लोग रिफ़्रेश करके देखते हैं, हमारी डेटाबेस का कनेक्शन बन गया है। मैं ज़रा DB डॉट ये इंडेक्स डॉट PHP में आता हूँ, और यहाँ पर
मेरी जो डेटाबेस है, मैं ज़रा डेटाबेस ओपन करता हूँ अपनी। ये मेरी कोड विद शकील, इसके अंदर मैंने एक टेबल, मैं बिल्कुल नए सिरे से टेबल बनाता हूँ। ड्रॉप, इसको ड्रॉप कर देता हूँ। एक टेबल बनाता हूँ आपके सामने, उसका नाम यूज़र्स, क्योंकि हमने अभी लॉगिन सिस्टम बनाना है तो उसके लिए यूज़र्स का टेबल है। ऐड, पहला आईडी, डेटा टाइप इंटीजर, ऑटो इंक्रीमेंट, और राइट क्लिक करके मैं इसको प्राइमरी की बना देता हूँ। दूसरा यूज़र नेम, डेटा टाइप वेरिएबल करेक्टर, और लेंथ इसकी 50, और 50 से ज़्यादा यूज़र नेम मेरा नहीं ख्याल के हो सकता है। पासवर्ड, इसकी लेंथ 100, क्योंकि हमने पासवर्ड को जब सेव करना है डेटाबेस में तो वो बिल्कुल प्लेन फॉर्मेट में नहीं, इसको इनकोड करके सेव करना है। उसके बाद नेम, जो यूज़र है उसका नाम क्या है, वो 50 की लेंथ इसकी बहुत है। ईमेल, 50 लेंथ बहुत है। उसके बाद मैं थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। एड्रेस, इसकी 100 कर दें। अच्छा, इसको मैं अलाउ न लेबल कर देता हूँ। न लेबल इसलिए कि ये ऑप्शनल है, ये ना भी सेव करें तो ये काम होगा, यानी इसके अंदर नल भी सेव हो सकता है। अच्छा, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ में मुझे ये साथ साथ चलता रहा है, किसी की कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं रखनी, ये मैं ख़त्म कर देता हूँ। टेबल बनाते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखें। ये मैंने पहले भी बताया था अपने एक लेसन में कि जो सॉफ्टवेयर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसका नाम HEIDSQL है, HEIDISQL। ये आप बिल्कुल फ्री है, गूगल पे सर्च करके आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, और यूज़र की क्या इन्फॉर्मेशन है जो मुझे रिक्वायर हो सकती है जी, ये आपके काम आएगी यहाँ पे नहीं, एंड में। एक इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि क्रिएटेड एट, इस यूज़र को कब क्रिएट किया गया, डेट एंड टाइम सेव कर लेते, जो कि नलेबल नहीं होगा क्योंकि ये लाजमी है कि क्रिएटेड एट की इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली सेव हो जाए। नेक्स्ट, अपडेटेड एट, लास्ट टाइम इसमें कब चेंजेस की गई वो डेट टाइम हम लोग सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट, लास्ट लॉगिन कब हुआ है ये यूज़र, उसका डेट टाइम सेव कर लेते हैं। ये अलाउ न लेबल, क्योंकि जब नया यूज़र बनेगा तो वो तो कभी भी लॉगिन नहीं हुआ होगा, तो इट्स मीन कि इसमें न लेबल सेव किया जा सकता है। नेक्स्ट, इसकी लॉगिन लास्ट लॉगिन आईपी, और वो वेरिएबल करेक्टर 50 ओके है। ये भी नालेबल, क्योंकि जब लॉगिन ही नहीं हुआ तो आईपी की इन्फॉर्मेशन भी नहीं होगी। मेरा ख्याल है इतनी इन्फॉर्मेशन फ़िलहाल फ़िल वक्त हमारे लिए इनफ है जी। मज़ीद हुई तो हम इस टेबल में चेंजेस कर लेंगे, हमारा अपना डेटाबेस है, हमें कौन रोक सकता है। ये लें जी, सेव किया, ये मेरा फर्स्ट टेबल बन गया। इसमें कोई डाटा नहीं है, आप ये डाटा में जाके देख सकते हैं। मैं एक टेस्ट, एक यूज़र इंसर्ट करता हूँ इसके अंदर। यूज़र नेम जी शकील, पासवर्ड मैं अभी नहीं रख रहा, या ABC टेस्टिंग रख लेता हूँ। नेम शकील अहमद, और ईमेल एड्रेस मेरा आ जाएगा। एड्रेस मैं नहीं रख रहा, क्रिएटेड डेट में और अपडेटेड डेट में मैंने इन्फॉर्मेशन रख दी, ये कर दिया, ख़त्म। अब मैं ज़रा इस यूज़र्स के डाटे को यहाँ पे शो करवाता हूँ अपनी इस इंडेक्स डॉट PHP के थ्रू। तो दो तरीके हैं डाटा लेने का, एक तो वो जो DB के नाम का हम लोगों ने एलियस बनाया था INIT में, उसके थ्रू आप कहें टेबल, टेबल का नाम मेंशन करें, यूज़र्स और गेट, और उसको वेरिएबल यूज़र्स में सेव कर लें, और डंप, जो वेरिएबल डंपर सिम्फनी डंपर हम लोगों ने उसके थ्रू डंप करें। तो ये देखें, रिफ्रेश, माफ़ कीजिएगा, सपोर्ट DB, हाँ, ये नहीं होगा, या फिर ये क्लास DB नॉट फाउंड, ओके, उस क्लास से नहीं। इन INIT में अगर आप चले जाएं तो हमने ये वेरिएबल बनाया था DB कनेक्शन,
इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। DB कनेक्शन को हम लोग इसकी जगह आपको DB कनेक्शन रख दें और ये देखें ये डाटा आ गया, वेरिएबल डंपर का वो डाटा आ गया है। इसके साथ आप एक ही चूँकि हमारी रो है उसके अंदर मज़ीद खोलते जाएं, आप देखते जाएंगे। ये देखें ये सारा डाटा जितने भी रिकॉर्ड्स होते वो यहाँ मुझे डिस्प्ले होना शुरू हो जाते। तो इस तरह हम एक तो क्यूरी कर सकते हैं, मगर एलोक्वेंट को इस्तेमाल करने का ये तरीका नहीं होता। इस तरीके से हम इस्तेमाल नहीं करते एलोक्वेंट को। एलोक्वेंट को इस्तेमाल करने के लिए हमें इसकी क्लासेस बनानी पड़ती हैं। जितने हमारे फोल्डर होंगे, सॉरी जितने हमारे टेबल्स होंगे डेटाबेस के, उतने मॉडल्स। ये आप देख सकते हैं ऐप के अंदर एक मॉडल्स का फोल्डर, उसके अंदर यूज़र के टेबल के लिए ये यूज़र की क्लास मैंने बनाई। ये यूज़र की क्लास बनाने के लिए ये आप स्ट्रक्चर नोट कर लें। टेबल जो जिस टेबल को आपने लिंक करना है उसका नाम यूज़र्स, और क्लास आपने बनानी है, नेम स्पेस आपने मॉडल्स देना है और ये यूज़ कर लेना है एलोक्वेंट, और एक्सटेंड कर देनी है ये एलोक्वेंट मॉडल को। जितने भी आपने मॉडल्स के अंदर ये क्लासेस बनानी है वो इसी तरीके से बनानी है। मगर ये क्लासेस तो बन जाएंगी, जब तक ये इंक्लूड नहीं होंगी आपके प्रोजेक्ट में तो ये इस्तेमाल में नहीं लाई जा सकेंगी। ये बन तो गई, मगर ये देखें मैं जब इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ ना, यूज़र मॉडल, और इस पर क्यूरी लगाता हूँ गेट की, तो यकीनन ये एरर आएगा। ये देखिए अनडिफाइंड क्लास मॉडल यूज़र, या वो कहता है कि मॉडल यूज़र नॉट फाउंड, उसको मिल ही नहीं रही, ये क्लास नहीं मिल रही। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमारी कंपोजर डॉट जेसन में आना है। यहाँ पे मुझे ये कहना है क्लास मैप, तो जो पाथ है ऐप के अंदर मॉडल्स का फोल्डर, वो हम लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड कर देना। ऐप के अंदर मॉडल्स ये फोल्डर है, वो मैंने इंक्लूड कर देना। अब इसको मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ऑटो लोड जो वेंडर के अंदर फाइल है ऑटो लोड डॉट PHP, ये दोबारा से बने ताकि जो मैंने कंपोजर डॉट जेसन में चेंजेस किए हैं वो हों। तो उसके लिए आप इसमें कमांड लाइन में आए, कंपोजर डंप ऑटो लोड, जी ये अब आ गई। अब मॉडल्स के फोल्डर में जितनी भी मैं क्लासेस ऐड करता जाऊंगा वो ऑटो लोड होती जाएंगी, क्योंकि मैंने पूरे फोल्डर का पाथ बता दिया है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ओ माफ़ कीजिए, ये जो क्लास मैप है ना, ये इसके अंदर आना है, ऑटो लोड के मैंने बाहर लगा दिया था, इसके अंदर आना है। अब देखें दोबारा मुझे डंप करना पड़ेगा इसको। कंपोजर डॉट जेसन डज नॉट कंटेन वैलिड जेसन, मुझसे कहीं गलती, जी ये कोमा एक्स्ट्रा डल गया। अब करता हूँ, डंप लोड हो गया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें कोई एरर नहीं। अब मेरा इंडेक्स डॉट PHP में ये जो यूज़र्स वेरिएबल है, इसमें यूज़र्स का डाटा है। आप डंप करवा के देख लें, ये देखिए। तो हम अच्छे तरीके से जो डेटाबेस के टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं वो मॉडल्स बना के करते हैं। मॉडल बनाने में और डायरेक्ट इस्तेमाल करने में क्या फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है, ये आप आगे जाके देखेंगे। मॉडल्स बना के आप रिलेशनशिप्स बना सकते हैं एक टेबल की दूसरे टेबल के साथ। आपके लिए आपका मॉडल क्लास ही आपका टेबल है, आप उससे सारे काम करवा सकते हैं, उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, उससे रिकॉर्ड ले सकते हैं, रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हैं। और मज़े की बात कि आप कल को आप ये फ़ैसला करते हैं कि आपकी डेटाबेस बहुत बड़ी हो गई है, आपका डाटा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप लोगों ने अपना डेटाबेस इंजन चेंज करना है। यानी अभी हम माई एसक्यूएल में, आप हो सकता है ओरेकल में चले जाएं, या DB क्यूरी के नाम से एक बड़ी डेटाबेस और 2-4 DBs हैं जो कि ये आपका गूगल और अमेज़ॉन सर्विसेज वाले आपको ऑफ़र करते हैं। तो आपने कोई कोड नहीं चेंज करना, आपने सिर्फ इनिट में जहाँ ये कनेक्शन बना रहे हैं यहाँ पे उसके ड्राइवर डालने हैं, यहाँ पे उसके मुताबिक इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, आपकी पूरी एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगी। आपके सारे कोड्स में कुछ नहीं करना, अगर आप रा क्यूरी नहीं लिखेंगे और आप मॉडल के हिसाब से चलेंगे। हाँ, अगर आप रा क्यूरी लिखेंगे, रा क्यूरी से मुराद कि आपने सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम टेबल नेम करके इस तरह की रा क्यूरीज खुद से टाइप की हुई हैं,
तो वो मुमकिन है कि जिस डेटाबेस इंजन पे आप शिफ्ट हुए वो वाला सिंटैक्स उसमें सपोर्टेड ही ना हो, और हो सकता है हो। तो वो डिपेंड करता है उस डेटाबेस इंजन में। अगर आपने काम मॉडल्स के थ्रू किया है तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं, आपके जितना भी काम है वो फिर हर डेटाबेस इंजन में सपोर्टेड है। ये भी ब्यूटी है इसकी। अब क्या करता हूँ मैं, हमने लॉगिन सिस्टम बनाना है, और मेरा ख्याल है आज का ये लेसन 2 इतना इनफ है। हम लेसन 3 में लॉगिन फॉर्म बना के और लॉगिन करना सीखेंगे अपने यूज़र्स के साथ। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।